हम शुरू कर रहे हैं स्टैंडर्ड 12th का थर्ड चैप्टर दैट इज़ डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स में जिस तरीके से हमारे शेयर्स होते हैं वो सेम कॉन्सेप्ट है, बस इतना फ़र्क है कि शेयर्स जो होता है वो ओनर्स कैपिटल रहता है। इसका मतलब आप जब शेयर्स खरीदते हो तो आप कंपनी के ओनर्स बन जाते हो, लेकिन आप जब डिबेंचर्स खरीदते हैं तो आप बन जाते हैं कंपनी के क्रेडिटर्स। इसका मतलब जो डिबेंचर्स है वो कंपनी एक तरीके से लोन ले रही है आपके पास से, और वो जो आपको एक फिक्स्ड नंबर ऑफ़ इयर्स कहेगी, वो कहेगी 15 साल बाद मैं आपको लोन रीपे कर दूँगा। सो डिबेंचर्स इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड डेबर विच मीन्स डेट। डेट मतलब लोन होता है। डिबेंचर इज़ अ डॉक्यूमेंट इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी एक्नॉलेजिंग द डेट। इसका मतलब डिबेंचर बेसिकली यहाँ पे बोल रहा है कि जब भी हम खरीद रहे हैं तो हमको खरीदी का एक प्रूफ तो चाहिए ना। तो जिस तरीके से हमें शेयर सर्टिफिकेट मिलता है उसी तरीके से हमें डिबेंचर सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो डिबेंचर सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट है, और कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका ऑथेंटिसिटी होना चाहिए, एक प्रूफ होना चाहिए कि भाई वो असली है कि नकली है। इसके लिए ये जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है उस पर कंपनी का कॉमन सील लगा हुआ रहता है, और ये डिबेंचर सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि कंपनी के पास ये लोन है या फिर ये डेट है और कंपनी इसे चुकाएगी। डिबेंचर इज़ अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडेटनेस। मतलब जो कंपनी है वो एक्नॉलेज कर रही है या फिर वो एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ मैंने लोन लिया हुआ है और मैं इस लोन को रीपे करूँगा। इट इज़ इशूड बाय द कंपनी अंडर इस कॉमन सील। कॉमन सील क्यों ज़रूरी है? उसका ऑथेंटिसिटी या फिर ये प्रूव करने के लिए कि ये असली है। एंड गिविंग एन अंडरटेकिंग टू रीपे द डेट एट अ स्पेसिफाइड रेट और एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी। अभी डॉक्यूमेंट में लिखा है कि हाँ मैंने लोन लिया हुआ है इस इंसान के पास से, तो अभी लोन लिया है तो मैं रीपे भी तो करूँगा ना। तो वो डिबेंचर सर्टिफिकेट में लिखा होगा कि मैं 15 साल बाद इसको रीपे करूँगा एट द स्पेसिफाइड रेट। मतलब हो सकता है उसने ये लिखा हो कि मैं 20% प्रीमियम पे इसको रीपे करूँगा। मतलब अगर डिबेंचर 100 रुपये का है तो 15 साल बाद मैं उसको 120 रुपीज़ रीपे करूँगा। और एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी मतलब उसमें ये भी लिखा हो सकता, प्रीमियम फिक्स्ड नहीं लिखा हो, ऐसा लिखा जा सकता है कि रीपेमेंट के टाइम पे कंपनी डिसाइड करेगी कि कितने प्रीमियम पे रीपे करेंगे या फिर कोई प्रीमियम देंगे भी या नहीं देंगे। एंड इन द मीन टाइम टू पे इंटरेस्ट एट फिक्स्ड thereon at a fixed and at intervals stated in debentures। मतलब कि जब लोन मैंने लिया हुआ है तो मैं 15-20 साल बाद उसको रीपे तो करूँगा, और ड्यूरिंग दिस 15 साल मैं इंटरेस्ट भी दूँगा, और इंटरेस्ट का जो रेट है वो भी इसमें मेंशन किया जाएगा। और इंटरेस्ट का इंटरवल है, इसका मतलब मैं इंटरेस्ट क्वार्टरली पे करने वाला हूँ, एनुअली पे करने वाला हूँ, वो भी इंटरवल डिबेंचर सर्टिफिकेट में मेंशन रहेगा। तो डिबेंचर में बेसिकली क्या रहेगा, एक तो ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है। डिबेंचर सर्टिफिकेट में प्रिंसिपल अमाउंट मेंशन किया होगा, उसमें इंटरेस्ट का रेट मेंशन किया होगा, इंटरेस्ट कितने टाइम पे दिया जाएगा, कितने इंटरवल पे दिया जाएगा वो मेंशन किया होगा, कितने साल बाद रीपे किया जाएगा और किस तरीके से रीपे किया जाएगा, प्रीमियम पे रीपे किया जाएगा या फिर रीपेमेंट के टाइम पे कंपनी चूज़ करेगी ऑप्शन, वो मेंशन होना चाहिए। फाइनली ये जो सर्टिफिकेट है उस पर कोई चार्ज भी हो सकता है। इसका मतलब कंपनी ये बोल सकती है कि देखिए मेरे पास 3 प्लांट है, 3 फैक्ट्रीज़ है एट इन नॉर्थ ईस्ट, तो ये तीनों फैक्ट्रीज़ मैं मॉर्गेज रख रहा हूँ डिबेंचर के लिए। इसका मतलब जब भी डिबेंचर्स कंपनी अगर बंद हो रही है या और हमारे पास पैसा नहीं है रीपे करने के लिए डिबेंचर होल्डर को, तो ये 3 जो फैक्ट्री साइट है ये डिबेंचर होल्डर के लिए अलग रखा हुआ है। ये फैक्ट्री साइट बेच के डिबेंचर होल्डर्स अपने पैसे कलेक्ट कर सकती हैं। और फिर फाइनली ये जो भी सर्टिफिकेट होगा उस पर कंपनी का कॉमन सील लगा हुआ होगा फॉर ऑथेंटिकेशन। नाउ हम टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स देख लेते हैं। 4 टाइप है।
मॉर्गेज डिवेंचर, फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर, पार्टली कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। पहले हम लास्ट से शुरू करते हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर मतलब मैंने कोई डिवेंचर ख़रीदा है, सपोज़ 1000 रुपये का है। अभी कंपनी मुझे ये बोल सकती है कि ठीक है, ये 1000 रुपये का डिवेंचर है, 20 साल बाद मैं आपको 1200 रुपये वापस रिटर्न करूँगा, मतलब 200 का प्रीमियम दूंगा, एंड प्लस ड्यूरिंग दिस टाइम मैं आपको 10% इंटरेस्ट दूंगा। बात ख़त्म। वो उसको कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। कन्वर्टेबल मतलब कुछ जो कंपनीज होती है वो लोग ऑप्शन देती है कि ठीक है, मैं डिवेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब आप पहले क्रेडिटर्स थे, अभी ओनर हो जाओगे। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में कंपनी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देती है। वो जब टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा तब आपको प्रीमियम के साथ अमाउंट रीपे कर देगा। पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, उसमें क्या होता है, वो कंपनी बोल सकती है कि आपके पास 1000 रुपये का डिवेंचर्स है तो मैं आपके 40% डिवेंचर्स शेयर में कन्वर्ट कर दूंगा, बाकी 60% का अमाउंट आपको रिटर्न कर दूंगा। तो इट इज़ पार्टली कन्वर्टेबल, मतलब एक थोड़ा पोर्शन कन्वर्ट हो सकता है शेयर्स में और बाकी का जो पोर्शन है वो आपको 15 साल बाद रीपे हो जाएगा। ड्यूरिंग दिस 15 साल आपको इंटरेस्ट पूरे 1000 रुपये पे ही मिलेगा। ये ऑप्शन कब एक्सरसाइज होता है, 15 साल बाद जब अमाउंट रीपे करने का टाइम होता है तब ये ऑप्शन एक्सरसाइज होता है कि नहीं, मैं आपको रीपे नहीं करूँगा, मैं आपको शेयर्स में कन्वर्ट कर दूँगा। सिमिलरली फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, फुल्ली कन्वर्टेबल में ये होता है कि 1000 रुपये का डिवेंचर्स है, मैं 15 साल तक आपको इंटरेस्ट देता रहूँगा, 15 साल के एंड में ये जो 1000 रुपये का डिवेंचर्स मैं आपको रीपे नहीं करूँगा, मैं पूरे का पूरा आपको शेयर्स के फॉर्म में इशू कर दूँगा। तो बेसिकली आप रीपे तो कर रहे हो इन सभी केसेस में, लेकिन किसी केस में आप पेमेंट जो है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स दे रहे हो, किसी केस में इन द फॉर्म ऑफ कैश दे रहे हो। एंड जो फर्स्ट है आपका वो है मॉर्गेज डिवेंचर। मॉर्गेज डिवेंचर का मतलब है कि मैंने जो भी डिवेंचर्स रेस किए हैं, सपोज़ मैंने 5 करोड़ के डिवेंचर्स रेस किए हुए हैं, तो मैं ये 5 करोड़ के डिवेंचर्स के सामने अपना कोई एसेट मॉर्गेज रखूँगा। ये जो हम घर पे भी करते हैं, होम लोन होता है, कार लोन होता है, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट रहता है। अगर हमारा होम लोन है तो बैंक हमारा जो घर है वो गिरवी रखता है। तो इस केस में भी ऐसे ही होता है कि जो कंपनी है वो अपना कोई एक एसेट है जो इक्विवेलेंट है डिबेंचर्स के वैल्यू से, उसको गिरवी रखता है। लेकिन अभी इसमें दो कॉन्सेप्ट है कि एक तो फिक्स्ड चार्ज है और एक फ्लोटिंग चार्ज है। फिक्स्ड चार्ज का मतलब है कि मैं डिक्लेयर, फिक्स चार्ज का मतलब है कि मैं डिक्लेयर कर रही हूँ कि मेरे 3 जो फैक्ट्री साइट है नॉर्थ ईस्ट में, वो ये जगह पे है, स्पेसिफिक जगह पे है, इन तीनों को मैं मॉर्गेज कर रही हूँ। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब ये है कि एक जनरल स्टेटमेंट है कि मेरे जो कंपनी है, मेरे कंपनी के जो भी एसेट्स है वो सब मैं मॉर्गेज कर रही हूँ, वो सब मैं एज अ चार्ज दे रही हूँ फॉर द पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। तो वो एक जनरल चार्ज है सभी एसेट्स के ऊपर, उसमें कोई स्पेसिफिक एसेट मेंशन नहीं किया होता है, और फिक्स्ड चार्ज में स्पेसिफिक एसेट मेंशन किया जाता है। तो जब लिक्विडेशन होता है कंपनी का और सपोज़ वो डिबेंचर्स का अमाउंट रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो फिक्स्ड चार्ज के टाइम पे वो जो 3 फैक्ट्री साइट बोला है वो फैक्ट्री साइट बेच के स्पेसिफिकली डिबेंचर होल्डर्स को ही पैसा दिया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोसीजर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। तो कोई भी प्रोसीजर शुरू करने से पहले, सबसे पहले हमें कोई भी काम शुरू करने के पहले हमें डिसीजन लेना होता है। तो डिबेंचर्स इशू करने से पहले में भी हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन कौन लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग। कैसे लेंगे? बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। नेक्स्ट है, अगर जो डिबेंचर्स का अमाउंट फ्री रिजर्व्स के अमाउंट से ज़्यादा है तो फिर आपको एनुअल जनरल मीटिंग में जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनके पास से भी रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, उनका वोटिंग करवाना पड़ेगा। फ्री रिजर्व्स का मतलब है कि ऐसे रिजर्व्स जो कंपनी ने क्रिएट किए हैं जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है। मतलब बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि प्रॉफिट में से हम रिजर्व्स बनाते हैं, तो वो जो रिज़र्व है उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है
कि इस इंसान को रीपे करने के लिए हम ये रिज़र्व बना रहे हैं, या फिर ये स्पेसिफिक लॉ है उसके कंप्लायंस में हम ये रिज़र्व बना रहे हैं। अगर ऐसा कोई रिज़र्व का पर्पस नहीं है तो उसको फ्री रिज़र्व कहा जाता है। और जब भी जो डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स इशू करने के बाद आपका पूरा लोन का अमाउंट जो है वो फ्री रिज़र्व से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपको एनुअल जनरल मीटिंग में इसका परमिशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है परमिशन ऑफ सेबी। इसमें आपको बहुत सारे गाइडलाइंस और लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको प्रोविज़न ऑफ कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। कंपनीज एक्ट में बहुत सारे प्रोविज़न दिए हैं, सेबी के बहुत सारे गाइडलाइंस है, ये सब फॉलो करने पड़ेंगे। और ये सब फॉलो करके आपको सेबी का एक परमिशन भी लेना पड़ेगा फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। उसके बाद टू इशू द प्रॉस्पेक्टस। जिस तरीके से शेयर के लिए हम प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं, वो हम क्यों इशू करते हैं? ताकि हम जनरल पब्लिक को इन्फॉर्मेशन दे सके और वो आके हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करे। सिमिलरली डिबेंचर्स में भी ऐसे ही होता है। डिबेंचर में जैसे मेरे को फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को 1 करोड़ का लोन चाहिए, तो मैं 1 करोड़ का जो लोन है वो बैंक में से लेने के बदले जनरल पब्लिक के पास से ले रही हूँ। अब ये 1 करोड़ का लोन मेरे को 1-2 लोग तो नहीं देंगे, उसमें ऐसा होगा कि 10,000 लोग मुझे हज़ार रुपए देंगे। तो ये 10,000 लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन कैसे दूंगी अपने कंपनी के बारे में? इट विल बी डन थ्रू द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टीज़ फॉर डिबेंचर्स। हमने देखा था कि जो कंपनी है वो चार्ज क्रिएट करेगी, वो बोलेगी कि ये सारे एसेट्स मैं डिबेंचर होल्डर्स के फेवर में चार्ज क्रिएट कर रही हूँ। अगर कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो डिबेंचर होल्डर ये एसेट सेल करके अपने पैसे रिकवर कर सकती है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान कौन रखेगी? अभी डिबेंचर होल्डर्स ओनर तो है नहीं, तो डिबेंचर होल्डर से परमिशन तो लिया नहीं जाएगा कोई भी डिसीजन लेने से पहले। कंपनी का कोई भी इंटरनल डिसीजन है, कोई भी इंटरनल वर्किंग है, उसका डिबेंचर होल्डर्स को इतना पता नहीं चलेगा। और वो ओनर्स है नहीं तो उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है, उनको एडवांस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा अबाउट कंपनीज डिसीजंस। तो फिर ये डिबेंचर होल्डर इस चीज़ को असर्टेन कैसे करेंगे कि भाई मेरे एसेट्स ठीक है? तो इसके लिए अपॉइंट होते हैं डिबेंचर ट्रस्टीज़। तो एक डिबेंचर ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ बनते हैं। ये ट्रस्टी सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ऑफ ऑल द डिबेंचर होल्डर्स। तो 10,000 डिबेंचर होल्डर्स हैं, उसमें से 3-4 लोगों को ट्रस्टी बनाया जाएगा। और ये जो 3-4 लोग हैं ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो 3 फैक्ट्री साइट्स है नॉर्थ ईस्ट में से, उसमें से कंपनी कोई भी फैक्ट्री साइट कहीं बंद ना कर दे या फिर बेच ना दे, या फिर उसकी कोई वैल्यू घट तो नहीं रही है कि वहाँ पे कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई जिसकी वजह से वो प्लांट साइट ही बर्बाद हो गया। तो ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है। वो सब डिबेंचर के ट्रस्ट के ट्रस्टीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एग्रीमेंट विद अंडरराइटिंग। अगर मेरे डिबेंचर सब्सक्राइब नहीं किए, अगर मैं 1 करोड़ का अमाउंट कलेक्ट नहीं कर पाया, तो क्या होगा? जो डिफरेंस फिगर है वो अंडरराइटर्स टेकअप करेंगे। नेक्स्ट है शेड्यूल बैंक के साथ अकाउंट ओपन करवाना। डिबेंचर होल्डर्स पैसा जब सब्सक्राइब करेंगे डिबेंचर्स के लिए, तो पैसे कहाँ डिपॉजिट करेंगे? वो एक सेपरेट अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे। जब तक उनको पैसे अलॉट नहीं हो जाते तब तक पैसे सेपरेट अकाउंट में ही रहेंगे। तो ये अकाउंट ओपन करवाना है। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आप अपने डिबेंचर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा सकते हो। शेयर्स की तरह ही डिबेंचर्स भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर स्टॉक एक्सचेंज किसी भी रीज़न की वजह से आपके डिबेंचर्स को लिस्ट करने से मना करते, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कंपनी बहुत अच्छा है नहीं, उसके पास क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है नहीं, तो स्टॉक एक्सचेंज मना भी कर सकता है। इस केस में क्या होगा? आपने सब्सक्रिप्शन के जो भी पैसे कलेक्ट किए हैं वो सब कुछ आपको डिबेंचर होल्डर को रिटर्न कर देना पड़ेगा। आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते हो। फाइनली आपको करना है टू प्रिपेयर अलॉटमेंट रजिस्टर फॉर डिबेंचर्स। जिस तरीके से हमने शेयर इशू करने के टाइम पे पूरा स्टेटमेंट बनाया था, वैसे डिबेंचर इशू करने के टाइम पे भी हमें पूरा स्टेटमेंट बनाना है। इसमें हम लिखेंगे कि किस किस ने सब्सक्राइब किया है, इसका नाम, एड्रेस, उसने कितना सब्सक्राइब किया है और उसको कितने अलॉट किए गए हैं।
ये सब कुछ मेंशन होता है। फाइनली हमें डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जो फुल्ली पेड अप डिबेंचर्स है सिर्फ उन पे सर्टिफिकेट इशू होगा। फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन के टाइम पे आपने सिर्फ 10% ऑफ द डिबेंचर वैल्यू कॉल फॉर किया था, तो अभी आप उसको सर्टिफिकेट इशू नहीं करोगे। आप बाद में एक बार अलॉटमेंट हो गया उसके बाद बोलोगे कि बाकी का 90% शेयर, बाकी का 90% अमाउंट आप मुझे जमा कर दीजिए। एक बार डिबेंचर होल्डर ने पूरा 100% अमाउंट जमा कर दिया, उसके बाद उनको डिबेंचर सर्टिफिकेट अलॉट होगा। अब देखते हैं राइट्स क्या है डिबेंचर होल्डर का। पहले तो सर्टिफिकेट में लिखा है कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका राइट है कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सर्टिफिकेट में जो इंटरवल लिखा है, एनुअल लिखा है, क्वार्टरली लिखा है, उस टाइम पे ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो स्पेसिफाइड टाइम और स्पेसिफाइड रेट, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। नेक्स्ट है, आपने जितना भी अमाउंट पे किया है उतना अमाउंट आपको वापस मिलेगा ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी। मतलब अगर उसमें 15 साल लिखा है कि 15 साल बाद मैं आपको पैसे दूंगा, रीपेमेंट करूंगा, तो 15 साल बाद आपके पास वो राइट है कि आप उससे पैसे मांग सकते हो। उससे पहले नहीं मांग सकते हो, वो जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है तभी आप मांग सकते हो। नेक्स्ट है टू एग्जामिन एंड स्टडी डॉक्यूमेंट्स एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। आप रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके बोल सकते हो कि भाई मैं यहाँ का क्रेडिटर हूँ, मुझे आपके बताइए रिकॉर्ड्स क्या है, आपका कंपनी जो है वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो मुझे जानना है कि मैं अपना पैसा रिकवर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। आप रजिस्टर्ड ऑफिस में जा सकते हो, थोड़ा फ़ीस दे सकते हो उसको, और फिर उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई कर सकते हो। टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन बाय डिपॉजिटिंग रिक्विजिट फ़ी। अगर आप उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके डॉक्यूमेंट्स देख नहीं पा रहे हो, तो भी आप एक एप्लीकेशन कर सकते हो, उसके साथ फ़ीस दे सकते हो और आप इन्फॉर्मेशन मांग सकते हो। और जो डिबेंचर होल्डर्स के जो कंपनी है वो डिबेंचर होल्डर्स के लिए एक ट्रस्ट डीड बनाएगा। अभी ये कंपनी क्यों बना रहा है? बिकॉज डिबेंचर होल्डर तो 10,000 है। अभी ये 10,000 लोग मिल के एक ट्रस्ट डीड फाइनलाइज करें, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसीलिए कंपनी वॉलेंटरीली कंपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि कोई बात नहीं, जो ट्रस्ट डीड है वो मैं आपको प्रिपेयर करके दूंगा, और जो पहले जो ट्रस्टीज़ है वो भी मैं आपको अपॉइंट करके दे दूंगा, जो कि आपके डिबेंचर्स का ध्यान रखेगा। सो द कंपनी ट्रस्ट डीड बनाएगी, और डिबेंचर होल्डर के पास राइट है कि ट्रस्ट डीड में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं वो सारे फॉलो होने चाहिए, और वो उसी तरीके से ट्रस्ट जो डिबेंचर का ट्रस्ट है वो उसी तरीके से फंक्शन होना चाहिए। उसके बाद पहले जो डिबेंचर ट्रस्टीज़ है, जो फर्स्ट ट्रस्टीज़ है, वो तो कंपनी ने अपॉइंट किए, लेकिन उसके बाद के जो ट्रस्टीज़ है वो डिबेंचर होल्डर खुद अपॉइंट कर सकते हैं। ये भी उनका राइट है। उनकी भी एक मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग होती है डिबेंचर होल्डर्स की, और ये एनुअल मीटिंग में वो ये सारे डिसीशंस लेते हैं। सारी चीज़ें जो है उनके सामने रखी जाती है। इस जो मीटिंग है उसमें वो लोग ट्रस्टीज़ भी अपॉइंट कर सकते हैं। उसके बाद उनका डिबेंचर होल्डर का ये भी राइट है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो मैनेजमेंट है वो कंपनी में कोई ऐसा डिसीजन ले रहा है जिसकी वजह से डिबेंचर होल्डर्स को कुछ इम्पैक्ट होने वाला है, तो डिबेंचर होल्डर्स को पहले ही बता दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो फैक्ट्री साइट देखी थी, अगर कंपनी बोल रही है कि ये फैक्ट्री साइट चलाना मेरे लिए अभी फ़ीज़िबल नहीं है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो मैं ये फैक्ट्री साइट को बंद करना चाहता हूँ, लेकिन बिकॉज वो फैक्ट्री साइट पे चार्ज क्रिएट किया हुआ है, इसीलिए पहले वो डिबेंचर होल्डर को बताएगी कि देखो ये चल नहीं रहा है, तो इसलिए मैं इसको बंद करना चाहता हूँ, आप मुझे अपना परमिशन दीजिए। वो डिबेंचर्स के ट्रस्टीज़ इस चीज़ को कंसिडर करेंगे, अगर वो लोग परमिशन देते हैं तो उसके बाद ही वो फैक्ट्री साइट बंद हो सकता है। उसके बाद ये डिबेंचर होल्डर का राइट है कि उनके पास जो प्रॉपर्टी है, जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी है, वो सेफ़ गार्डेड हो। सेफ़ गार्डेड मतलब यही है कि आप जो कंपनी है उसके पास उसको बेचने का राइट नहीं है। फर्दर अगर कुछ नेचुरल कैलामिटी होती है तो वो जो मेरी मॉर्गेज प्रॉपर्टी है उसमें प्रॉपर इंश्योरेंस और सब कुछ है, तो अगर वो बर्बाद भी हो जाती है तो भी कंपनी के पास इंश्योरेंस का मनी आ जाएगा, और फिर वो मनी यूज़ करके वो
डिबेंचर होल्डर्स को फ्यूचर में रीपे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है उसके पास राइट है कि वो लीगल एक्शन ले सके। तो अगर किसी भी रीज़न की वजह से या तो मैनेजमेंट कुछ डिफ़ॉल्ट करती है या फिर ट्रस्ट डीड के कोई प्रोविज़न फॉलो नहीं होते हैं, कोई भी केस की वजह से कोई भी डिबेंचर होल्डर कोर्ट में जा सकता है और वो बोल सकता है और वो लीगल एक्शन ले सकता है। नेक्स्ट है राइट टू रिसीव रिपोर्ट रिगार्डिंग प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ कंपनी। इसका मतलब कंपनी है वो एक एनुअल रिपोर्ट देगी उनको कि हमने ड्यूरिंग द ईयर इतना प्रॉफिट किया, इतना लॉस किया और आप डिबेंचर होल्डर्स को इतना पे किया, शेयर होल्डर्स को इतना डिविडेंड किया और हमारे फ्यूचर प्लान्स कैसे हैं। नेक्स्ट है राइट टू रिसीव द मनी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। अगर आपका जो 15 साल का टाइम पीरियड दिया हुआ है उस टाइम पीरियड के पहले ही कंपनी लिक्विडेट होने के लिए चली जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, तो डिबेंचर होल्डर को उनका पैसा मिलेगा। वो राइट है डिबेंचर होल्डर्स का। आज के लिए कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे डिबेंचर ट्रस्ट डीड, प्रोसीजर फॉर ट्रांसफ़र ऑफ डिबेंचर्स एंड डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर्स।